मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS लाइब्रेरी की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ यानी EMRS लाइब्रेरी की मैराथन देखेंगे। और मैराथन में आपको पता ही है हम 30 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन तो शायद आज आपके थोड़े से कम क्वेश्चन हो, क्योंकि ये आज आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके सफिशेंट पूरे हो चुके हैं। पर चलिए हम क्वेश्चनों को देखते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं आज उन्हीं को करते हैं। और आपको मैंने एक चीज़ कही थी कि लाइब्रेरी में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता उसे क्या एक लिख लीजिए। और आपको ये भी कहा था कि एक बार वीडियो देखिए और दोबारा, यानी जब आप सोने जा रहे हो या कि फ़ोन रखने जा रहे हो, मतलब एक तरह से सोने ही जा रहे हो, तब आप क्या करिए, वीडियो को एक बार और देखिए। उससे क्या होगा, एक ही दिन में आपको दोनों बार की मेहनत हो जाएंगी पूरी। और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसे लिख रहे होंगे। जो लिख रहा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपनी एक तीर से यानी कि 2 निशाने कर रहे हो। जैसे कि आपने देखी वीडियो को देखा, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा। इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो ज़्यादा चीज़ गेन करता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप देखते हो तो वो देखने यानी कि एक सेंसेस यूज़ हो रही है हमारी, और अगर आप लिखते भी हो तो हमारे डबल सेंसेस यूज़ होती हैं। तो हमारे को जो देखने वाली यानी कि जो देख कर लिखते हैं उससे उसमें ज़्यादा याद होता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ यानी कि हमने कल 50 तक देख लिए थे, आज हमारा नेक्स्ट देखते हैं 151वां। यानी कि निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कार्य समूह नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द वर्किंग ग्रुप अंडर द नेशनल ऑन लाइब्रेरीज। ठीक है। और एक चीज़ आपको मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत यानी कि आप आ गए हो किस चीज़ में, लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी क्या है, यानी कि लाइब्रेरी में बहुत सारी वर्डिंग इंग्लिश में आपको आसान लगेगी, हिंदी में टर्मिनोलॉजी आसान लगती है, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी हार्ड लगती है। तो इसलिए थोड़े बहुत आपको इंग्लिश के वर्ड भी जान लेने हैं, यानी कि पेट वर्ड। देखो कुछ वर्ड तो हमारे दैनिक जीवन में, जैसे लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी को अगर आप पुस्तकालय बोलोगे थोड़ा सा वो ही अजीब सा लगता है, और अगर लाइब्रेरी बोलोगे तो यानी कि डेली रोज़मर्रा की भाषा में क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी करते रहते हैं कि लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो वही वर्डिंग, यानी कि इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा जो वर्ड है वो तो हमें पता ही है, और जो थोड़े बहुत एडवांस वर्ड है उनके बारे में भी आपको जान लेना है। तो चलिए इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे। एक आ जाएगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा आप, यानी कि यहाँ से आ जाएगा वर्तमान शैक्षणिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय तथा शोध पुस्तकालय के उन्नयन, यानी कि ऑप्शन नंबर C और D हो जाएंगे। इसके आंसर नहीं है पूछा है तो जब आपके पास, देखो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आज कि, और इस कुछ चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ लेना। जैसे ही आपके पास पेपर आए, आपको पहले 5 मिनट में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। जैसे ही 5 मिनट, जैसे कि मान लीजिए आपकी घंटी बजी, एग्जामिनर बोल रहा हूँ, इन्विजिलेटर ने कहा कि आप पेपर ओपन कर लीजिए और अपना पेपर करना शुरू करिए। पूरा का पूरा एक सरसरी निगाह से, यानी कि एग्जैक्ट 5 मिनट में आपको इस वाले कुछ जैसे नए वाले क्वेश्चन है उनके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा, यानी कि जब हमारा जो यानी कि जब हम पेपर देते हैं तो एक तरह से ये मान के चलिए कि वो टाइम बुरा ही मान के चलते हैं। क्यों बुरा मान के चलते हैं, क्योंकि अगर उसमें ज़रा सी भी लापरवाही कर दी तो वो बुरा ही टाइम हो जाता है। इसलिए और फिर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन सा कोई ये है, तो हमें समूह है, तो हमारी जो हैबिट है वो क्या करती है कि हम नेगेटिव चीज़ पे जब पेपर में रखते हैं तो नेगेटिव चीज़ पे नहीं, वो पॉजिटिव चीज़ पे रहती है। तो हम इस चीज़ को नहीं को छोड़ देते हैं, और नहीं, जब आपका नहीं पर अंडरलाइन लगा रहेगा तो आपका दिमाग करेगा अरे यहाँ अंडरलाइन लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना कि अंडरलाइन, अगर आप ऐसे हो कि 5 मिनट को, उसे 5 मिनट की जगह आप आखिरी में ही वो करना चाहते हो, तो भैया जब पढ़ रहे हो तब ज़रूर अंडरलाइन लगा लेना, नहीं तो हर हालत में ये मान के चलिए 90% लोगों के क्वेश्चन इस तरह ही गलत होते हैं, यानी कि जो सही वाला है वो भी आंसर गलत हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता। अब फिर वही बात आ रही, नहीं किया जाता, तो नहीं पे हमने अंडरलाइन लगा दिया। अब नहीं किया जाता जब कहाँ की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका में क्या है, ई मेडिसिन और आपका हो जाएगा पबमेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पबमेड है, ये याद कर लेना, पबमेड है, पबमेड नहीं है। तो यानी कि पबमेड मेड है और मेडलाइन प्लस है, ये दोनों करे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाशन INB, यानी INB की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, बताओ। चलो बी की बताता हूँ, बिब्लियोग्राफी, N और I की बताओ, में शामिल है। ये कह रहा है शामिल है, तो शामिल है। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, जो आपने ध्यान दिया हो, नहीं शामिल है की कहानी पढ़ते आ रहे थे। क्या पढ़ते आ रहे थे, नहीं शामिल है, और इसमें क्या आता था हमारा, मैं पर ये आ जाता था, नहीं शामिल। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द फर्स्ट इशू ऑफ द पीरियोडिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शामिल यही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहा है, भारतीय, ओके एक मिनट, इंडेक्सिंग इंडियाना इंडेक्सिंग टू पीरियडिक लिटरेचर। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक तरह से देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है वैसे तो यूजीसी का है, पर ये जो इंडेक्सिंग इंडियाना का जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, यानी कि भारतीय आवधिक साहित्य की अनुक्रमण इंडियन इंडेक्स, यानी कि इंडेक्सिंग इंडियाना का संकलन किसके द्वारा किया जाता है। इंडेक्सिंग इंडियाना जब आपकी बात हम पढ़ रहे थे, तो इंडेक्सिंग इंडियाना की बात आपको मैंने बताई थी। इंडेक्सिंग इंडियाना की बात क्या बताई थी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता वाली बात बताई थी। तो वही सब चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, देखो कहीं है। अच्छा ये रहा पहला ही ऑप्शन है, यानी कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। और रेफरेंस लाइब्रेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वही हमारी इंडेक्स इंडियाना 1977 में आया था, याद कर लेना। इंडेक्स इंडियाना कहाँ गया, ये रहा, इंडेक्स इंडियाना 1977 में आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। 155 क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन का कार्य करता है। यानी कि जैसे आपके, अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप कहाँ जा रहे हो, EMRS की तैयारी कर रहे हो, और EMRS से कहाँ जाओगे, एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी से कहाँ जाओगे, स्कूल लाइब्रेरी। यानी एकेडमिक लाइब्रेरी कौन सी है, स्कूल लाइब्रेरी। अब स्कूल में कितने दिन स्कूल खुलता है, मैक्सिमम 180 मान के चलते हैं हम, 180 200 दिन खुलता है, चलो 200 दिन मान के चलते हैं हम, स्कूल खुलता है। ठीक है, 200 दिन स्कूल खुलता है, यानी कि 200 दिन स्कूल खुलता है। और पूरा टोटल कितना होता है, 365। तो कितना बच गया, 165 दिन बचा, या 165 छुट्टी हो गई। अब 200 दिन में से आप ये मान के चलो 20-25 छुट्टी आप मार लोगे, तो क्या हो गया, कितने दिन खुला आपका स्कूल, 180 दिन। तो वही कहानी यहाँ पे कह रहा है कि ये लाइब्रेरी जो होती हैं हमारी, जो नेशनल लाइब्रेरी होती हैं, वो उसका जो वर्किंग डेज़ हैं वो कितने हैं भाई, पूरे दिन क्या है 365। तो पूरे दिन तो कभी भी लाइब्रेरी खुलेगी नहीं। ठीक है, अब पूरे दिन नहीं खुलेगी, तो अब बचा ऊपर के 3, यानी 350, 360 और 362 बचते हैं, यानी कि 362 का आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 362। याद कर लेना 362 है इसका आंसर, क्या है 362। इसमें छुट्टी है, अब आपके मैं बता देता हूँ। एक तो स्वतंत्रता दिवस की, याद देख लो बहुत ध्यान से क्वेश्चन, अगर वैसे तो पूछा नहीं जाता या इस तरह क्वेश्चन, पर हाँ ज़िंदगी में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। जब आप कभी नेशनल लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी के आप बनो लाइब्रेरियन, गणतंत्र दिवस 1-2, फिर आपका आ जाएगा 2 अक्टूबर।
यानी कि 2 अक्टूबर कितने हो गए, 6, 5 में से 3 गए, ठीक है। यही आपकी छुट्टी है, यानी कि ये है आपकी छुट्टियाँ, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर क्या वैसे भी है, हमारे भारत में ये छुट्टियाँ क्या हैं, ये 3 अवकाश जो हैं प्योरली अवकाश माने जाते हैं, ठीक है। याद कर लेना ज़िंदगी भर के लिए। और सारे जो आप ये कहोगे कि दिवाली की छुट्टी मिलती है, इसकी छुट्टी मिलती है, भैया दिवाली की छुट्टी रीज़नेबल छुट्टी होती है, यानी कि रीज़न के ऊपर छुट्टी होती है। जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ बहुत सी जगह आपको, यानी कि जैसे चलो छोड़ो, जैसे दिल्ली NCR है, ठीक है, यहाँ पर आपको छठ की छुट्टी नहीं मिलेगी। पर वहीं पर आप बिहार या फिर इस तरफ की तरफ चल जाओ तो वहाँ पर, या पूरब की तरफ चल जाओ, उत्तर पूरब की तरफ, तो वहाँ पर क्या होता है, छठ की छुट्टी मिलती है। तो वो क्या है, रीज़नेबल, यानी कि रीज़न के ऊपर जो कुछ त्योहार होते हैं। पर ये जो त्यौहार हैं, यानी कि इनको क्या कहता है, अवकाशिक त्यौहार ये हैं, इन पर छुट्टी मिलती है। यानी कि ये 3 ही मान के चलो, और कोई इंडिया में त्यौहार जो हैं वो अपनी, यानी कि श्रद्धा भाव से जो त्यौहार हैं हम उनको मनाते हैं, उनकी छुट्टी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता द्वारा किया गया है, यानी कौन सा द्वारा किया गया है, और आपका आंसर क्या होगा, फिर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स इंडियाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 157 कह रहा है, 157 कह रहा है नेशनल लाइब्रेरी वीक्स इस, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी वीक आपको मैंने बताया था कि भैया जिस दिन चिल्ड्रन डे हो, यानी कि चिल्ड्रन डे होने का मतलब ये है 14 नवंबर, 14 नवंबर का आ गया, और 14 नवंबर से एक सप्ताह मान लो, यानी कि नवंबर तो आपको पता ही चल गया, और 14 नवंबर से और 20 तारीख को, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसे क्या दिए जाते हैं, स्टेशनरी, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं किताबें, तो किताबें दी जाएंगी। तो यानी कि चिल्ड्रन डे के दिन क्या दी जा रही है, किताबें दी जा रही हैं। तो इस तरह से आपको ट्रिक लगा के याद कर लेना है कि यानी कि चिल्ड्रन डे के दिन किताबें दे रही हैं, और चिल्ड्रन डे भी सेलिब्रेट करा जा रहा है और किताबों का दिन भी सेलिब्रेट करा जा रहा है, यानी कि क्या करा जा रहा है, 14 से लेकर 20 नवंबर तक। और एक कब आया था, यानी कि जब क्या कहा था, नवंबर में महीने में भारतीय राष्ट्रीय जो पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया था ILA के द्वारा, और वो मनाया कब था ये भी याद कर लो, 1968, हाँ 1968 में मनाया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। 158 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान, यानी कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड, इसकी कहानी क्या बताई थी मैंने आपको, ये कहानी आपको मैंने बताई थी कि जब नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, यानी कि नीट की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए आपका कोई भाई बहन है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, तो नीट की तैयारी करने के बाद उसका सबसे पहला सपना क्या रहता है, एम्स, AIIMS, ठीक है। और एम्स दिल्ली की तैयारी करता है वो, कि दिल्ली में यानी कि पूरी जनता क्या आती है, क्या कहते हैं इसे, ऑल इंडिया, यानी कि आप आज भी जब भी नाम सुनोगे, जो यानी कि एक तरह से मान के चलते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो यानी कि एक तरह से मान के चलते हैं आज भी गाँवों में या फिर इस तरफ, तो क्या अगर किसी को एम्स आना होता तो वो एम्स नहीं कहता, ऑल इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया के नाम से जाने जाता है। और ऑल इंडिया हॉस्पिटल चलने का मतलब ये है एम्स, और एम्स कहाँ पर है, दिल्ली में, और दिल्ली में क्या है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, इस तरह से थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड करो, यानी कि आपका भाई या फिर आप तैयारी कर रहे हो नीट की, यानी कि नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी करके जाना कहाँ है, सपना कहाँ है, हर बच्चे का सपना होता है हमें सीट मिले एम्स मेडिकल दिल्ली की। अब एम्स मेडिकल दिल्ली की सीट मिली तो दिल्ली में क्या है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, तो आपको इसे इस तरह से समझनी होगी। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि क्या ना, जब आपको पता होगा कि जब हमारी ILA हुई थी, यानी कि ILA कब हुई थी, 12 सितंबर 1933,
यानी कि 12 सितंबर 1933। और ये आपको पता होना चाहिए। देखो 1910 के से मैंने आपको कहा था 1960 तक के आसपास की सारी याद कर लेना। और इसमें क्या था 1930, 31, 32, 33, ये आपको लगातार याद कर लेनी है क्योंकि इसमें सारी कहानी आई थी। तो क्या है आपका आंसर, क्या है इसका ऑप्शन नंबर ओके 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 रुकिए रुकिए, हाँ इसमें ऑप्शन ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये ऊपर नीचे कैसे हो गए, ये यहीं पर गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1933। ये टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। 160 क्या कह रहा है, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू डैश का ब्लॉग है। यानी इंडियन लाइब्रेरी इज़ अ ब्लॉग ऑफ, किसका ब्लॉग है बताओ। जब आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताया था तो मैंने बताया था एक ही बात थी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग में आपको सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि राज लाइब्रेरी रामपुर, यानी कि राज लाइब्रेरी रामपुर का आ जाएगा। और ये कब आती है, ये हमारी आती है 1774। ठीक है, फिर आ जाता है खुदा बख्श आपकी आती है, ओके ओके सॉरी, ये पहले आ जाएगा राज लाइब्रेरी 1774। फिर आ जाता है खुदा बख्श, यानी खुदा बख्श 1891। फिर आपका आ जाता है दिल्ली। दिल्ली तो आपको पता ही कब बनी है, दिल्ली यानी कि दिल्ली आपकी आखिरी बनी है, तो यानी कि 51 के आसपास बनी है। और ये आ जाएगा 1948, और ये बनती है आपकी 1951। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं अभी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डेपोजिटरी लाइब्रेरी का एक तरह से ये मान के चलिए, डिलीवरी बुक एक्ट में चौथी लाइब्रेरी जो ऐड हुई थी वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी थी। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिलीवरी बुक एक्ट में कब डाला गया, यानी कि कब ऐड करा गया, ये क्वेश्चन आपको बताना है आज। ये आपको बताना है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर कब डाला गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आज बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। 162 क्या कह रहा है, सभी अकादमिक पुस्तकालय मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है जी, अकादमिक समुदाय मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिक पुस्तकालय सेवा की मांग करते हैं। अच्छा जी, अब आपकी बात क्या है, सभी पुस्तकालय, यानी कि सभी पुस्तकालय के पास इतना रेवेन्यू है या इतना बजट है जो कह देंगे कि जी हम अपना प्लेटफॉर्म क्या कर दें, ऑनलाइन उपलब्ध करा दें। तो पहला तो गलत हो गया भाई। आज आप लाइब्रेरी खोल के बैठो, आपके पास एकदम सारा पैसा आ जाएगा, या फिर एकदम ये कह दो कि मैं तो ऑनलाइन सुविधा भी दे दूँगा, ये भी कर दूँगा, वो कर दूँगा। लाइब्रेरी का पहला रूल कहता है, और दूसरा बिजनेस का पहला रूल ये कहता है कि आपके पास जो पैसा है वो रहने दो, यानी कि वो अपने पास रखो, और दूसरों से यानी कि उधार लेके अपने जो बिजनेस है उसे चलाओ। यानी कि आप क्या करो, जो लोन है उसे लेके तब बिजनेस को चलाओ। ये कहा जाता है बिजनेस का फर्स्ट रूल है। जो बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा ये रूल। ठीक है, और दूसरा हम लाइब्रेरी में जब, यानी कि लाइब्रेरी क्या एक तरह का बिजनेस मॉड्यूल के तौर पर माना जाता है, तो हम पहले ही सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध कराते। लाइब्रेरी में मैक्सिमम जो चीज़ें काम की हैं, या जैसे किताब काम की है, टेबल काम की है, चेयर काम की है, पंखा होना चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए, वो रखते हैं। और उसके बाद जब पैसा आता रहता है हमारे पास, वो उस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन कट जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन कट गया। फिर आता है अकादमिक समुदाय मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिक पुस्तकालय सेवाओं की मांग करता है, यानी ये बात आपकी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, पहला गलत, दूसरा सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। 163 कह रहा है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक भारतीय प्रकाशनों का विस्तृत स्रोत नहीं है। यानी क्या है, विस्तृत स्रोत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात कर रहा है, विस्तृत स्रोत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है,
पुस्तकालय वितरण अधिनियम के अधीन भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को प्रत्येक भारतीय प्रकाशन की एक प्रति करने की अधिकार है। ये आपको जब मैंने आपको डिलीवरी बुक एक्ट का पढ़ाया था तो डिलीवरी बुक एक्ट में क्या बताया था कि 3 भाई एक समय पे यानी एक साथ पैदा हुए, और 3 भाई एक साथ पैदा हुए थे, कौन कौन थे वो बताओ? और उसके बाद क्या हुआ, यानी एक भाई उसके बाद पैदा हुआ, तो यानी 3 भाइयों ने को एक साथ का यानी कि एक साथ क्या मिली, जगह मिली, और एक को बाद में जगह मिली। और उसमें कौन था? दिल्ली क्या था? सबसे आखिरी में था। और उसके बाद कौन कौन था? मुंबई, कलकत्ता। बताओ, मुंबई, कलकत्ता। डिलीवरी बुक एक्ट आपको मैंने पढ़ा चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से 3 हैं, यानी पहले 3 कौन है और फिर बाद में ये तो आपको पता ही है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कब आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही और दूसरा गलत हो गया। तो ठीक है बच्चों, ये थे आज के आपके क्वेश्चन, यानी कि आज के आपके क्वेश्चन होंगे। और कल से यानी कि इसी में क्या करा जाएगा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे रूल्स के ऊपर, यानी कि लाइब्रेरी रूल्स के ऊपर आएंगे। और रूल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, यानी कि रूल्स वही चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हैं। जैसे कि पूछ लिया आपसे कि लाइब्रेरी आवर के ऊपर, यानी लाइब्रेरी आवर किससे संबंधित है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो वही आपका कि जो रंगनाथन जी ने 5 क्या लॉ दिए थे उसके ऊपर क्वेश्चन कल से शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। हाँ, एक कमेंट की बात हो रही थी, यानी कि कमेंट आ रहा था कि एक कमेंट है, तो उनमें ये आ रहा है कि कमेंट की सर आप ये सारी चीज़ें करा दो। मैंने देखो उसमें आंसर दे दिया है। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि देखो रितु मैडम आपको क्या कराएंगी, हिंदी जो उन्होंने यानी कि हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी उन्होंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, यानी कि हिंदी का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिर क्या है, इंग्लिश उनको यानी कि जो मटेरियल है वो अभी के लिए बना रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी यानी कि जैसे कहते हैं ना गधा घोड़ा खच्चर कुछ भी उठा के पढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है, बच्चे तो पागल हैं, वो वाली कहानी नहीं करनी हमें। तो इसलिए रितु मैडम आपको जो चीज़ है कि आपको पता चले कि वर्ब क्या है, वर्ब किस तरह से यूज होता है। अगर मान लो क्वेश्चन आंसर आप समझ भी ना पाओ तो वर्ब का समझ के यानी कि उसकी डेफिनेशन या फिर उस तरह की चीज़ें समझ के उस तरह से वो पढ़ा रही हैं कि पहले उसका आपको मीनिंग समझा दे फिर आपको क्वेश्चन आंसर करा दे, इसलिए वो उस तरह से क्वेश्चन आंसर की आपके लिए तैयार कर रही हैं। तो यानी कि इंग्लिश भी वो कराएंगी, रीजनिंग की कहानी रीजनिंग की भी वो कह रही हैं कि रीजनिंग में करा दूँगी, और जीके भी कह रही हैं। जीके मतलब क्या है, जीके आपके 2 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आने हैं, तो वो भी वो करा देंगे। मैंने उन्हें कहा था कि वो करा देना। अब मेरी कहानी क्या थी, मैंने आपको क्या कहा था, आईसीटी मैंने करा चुका है। ठीक है, पेडागोजी थी वो मैं कराऊंगा। और पेडागोजी आपको मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको घास काटने वाली बात है, मैं बिल्कुल आसानी से कराऊंगा, जो क्या नाम आपको एग्जांपल देके समझ जाए। फिर आपकी आती है एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैंने करा चुका है। यानी कि अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो देखनी है तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगी। यानी कि आप चैनल पर जाइए, CTET यानी कि CTET वाली जैसी आप सीरीज़ खोलोगे, CTET वाली में NEP के नाम से आपको वीडियो मिलेगी, और NEP के नाम से वो 40 मिनट के समथिंग वीडियो है। उसमें अगर आपने वो वीडियो देख ली तो बिल्कुल NEP का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि NEP का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चलिए आज मैं आपको उसका लिंक भी मैं आपको यानी कि इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, NEP वाली वीडियो वो देख लेना, और नहीं तो मैं आपको दोबारा बनाऊँगा। ठीक है, फिर आपका यानी कि पेडागोजी हो गया, NEP हो गया, और आपका यानी कि फिर बचता है टीचिंग यानी कि टीचिंग मैथोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मैथोलॉजी कुछ है। तो ये सारे मैं कराऊंगा, यानी कि ऐसा नहीं है। देखो बच्चों, जो आप ये सोच रहे हो कि एक ही दिन में सारे करा दो, एक दिन में सारे कराना पॉसिबल नहीं भी है और है भी नहीं भी है। तो मतलब नहीं इसलिए क्योंकि अगर सही तरह करा जाए तो नहीं है, और अगर वही घास काटने वाली बात करी जाए तो क्या नाम आपको एक दिन में करा कर और काम ख़त्म करके मैं और रितु मैडम सारी वीडियो एक साथ
अपलोड करके अनिश्चित होकर बैठ जाए। और उससे क्या फ़ायदा है? उससे ये हमारा तो फ़ायदा मान के चलो, एक तरह से फ़ायदा ही मान के चलो, क्योंकि एक दिन सारे सामान हो जाएंगे। और वो है कि जब हमारा ही नाम बाद में ख़राब हो गया, यार क्या पढ़ा रहा है। और दूसरा, आपको कुछ समझ में ना आए, वो सही नहीं है। मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ हमारा जो आज का जो दिमाग है, जब से एक तरह से मान के चलिए कि कोरोना का टाइम गया, उसके बाद से दिमाग इतना चलता नहीं है किसी का भी। मैक्सिमम 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास। तो यानी कि अगर आपने ये वाली क्लास देख ली, फिर आपकी लाइब्रेरी क्लास देख ली और एक जनरल की क्लास देख ली, तो क्या होगी? 3 क्लास होगी। और 3 क्लास को भैया ऐसा नहीं है कि आप 3 क्लास याद मतलब देख के निफराम हो जाओ, या फिर एक तरह से उसके पढ़ना छोड़ के चलो, याद भी करनी है। ठीक है, अगर वही 10 क्लास हो जाएंगी तो 10 क्लास, और आपका काम भी है, आपको खाना बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी लड़की है तब भी उसे काम करना है घर का, और लड़का है तब भी उसे काम करना है। ऐसा नहीं है आज के टाइम पे। अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो, मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ये है भैया, वो जैसे कहते हैं ना कि क्या नाम, बस बच्चा मेरा तो पढ़ता ही जाए, ऐसा कोई फैमिली नहीं रही आज का टाइम पे। कि क्या नाम, उसे घर में कुछ काम नहीं करना, उसे काम भी करना है, सामान भी लाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे को सामान बाहर से कि ये सामान लिया, वो सामान लिया, वो भी सामान लाना है, घर में भी काम करना है, और ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप घर में बैठ के, जैसे मान के चलो अगर 10 क्लास दे दी, आप 10 क्लास का रिवीजन कर रहे हो, मम्मी ने कहा कि जाके ये लिया वो लिया, तो यानी एक बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वही बात है कि आपका जितना भी, यानी कि जैसे ये मान लो आपने ये क्वेश्चन, यानी कि ये लाइन याद करी, ये लाइन याद करने का मतलब ये आपने इसमें 10 मिनट लगा दिए। अब 10 मिनट बाद 11वें मिनट आपकी मम्मी आके कहने लगे, या फिर कोई भी कहने लगे कि जाके सामान लिया बाज़ार से, तो वो क्या होगा? ये 10 मिनट की जो मेहनत है वो सारी ख़राब होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 क्लास की जगह एक, यानी कि 1 या 2 क्लास पढ़ो। इतना टाइम, यानी स्ट्रेस मत लो सिलेबस के ऊपर। सिलेबस इतना भारी भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं। आसान आप करोगे, यानी आपके द्वारा ही आप ही कर सकते हो। कैसे? क्योंकि उसकी, यानी कि एक चीज़ को आप 10 बार याद करो और 10 चीज़ को एक बार याद करो, उसमें अंतर होता है बच्चों। याद कर लेना, एक चीज़ को 10 बार याद करोगे तो मतलब ये है कि उसमें से 10 में से मान के चलो 100, यानी कि आपने दिया 100%, तो आपने उसका मान के चलिए 50% आपको याद रहता है। अब 10 चीज़ को एक बार याद करोगे तो वो क्या होगा? यानी कि वही चीज़ आपको फिर ये क्या था, यानी कि जब आप जैसे मान के चलो, जब ओरल देने जाते थे, छोटे बच्चे थे हम, ओरल लेने जाते थे, किताब, यानी कि जैसे ही हमारा रोल नंबर आता था उससे पहले हम किताब पढ़ के जाते थे, तो क्या होता था? वहाँ जाके अटक जाते थे। जैसे कि पोएम इंग्लिश के में ओरल होता था सबका, यानी CBSE में सबका ओरल हुआ होगा, यूपी यानी कि जो स्टेट बोर्ड होंगे उसमें भी ओरल हुआ होगा। तो ओरल क्या होता था? जैसे क्या पूछते थे टीचर, क्या पूछते थे कि आप ये बताओ, पोएम बताओ, एक पोएम याद, तो हम उसे रटते रहते थे, और उसमें क्या करते थे? हम एक बार ही याद करते थे। अब उसी चीज़ को जो बच्चा 10 बार याद कर लेता था, उसे क्या ना वो फटाफट बता के आ जाता था। तो इसलिए याद कर लो, इस तरह याद करो 10 बार, यानी कि आपको एक ही चीज़ को 10 बार याद करो। एक चीज़, यानी 10 चीज़ को एक बार याद नहीं, एक ही चीज़ को 10 बार याद करो, तब आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।